हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ड्रीम क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश के 12th स्टैंडर्ड बिहार बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस और उनका एग्जामिनेशन पैटर्न की 100 मार्क्स में 50 मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस डील करने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ गेस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज इन क्वेश्चंस को एक्सपर्ट प्रोफेशनल टीचर्स की हेल्प से बनाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 100% आपको ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इनको प्रिपेयर ज़रूर करके जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 50 मार्क्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। 50 मार्क्स की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज हम 100 मार्क्स के लिए डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, चूज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन बेलो। एंड इसमें क्या है, आपको मोस्ट सुटेबल आंसर को डिसाइड करना होगा। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से जो मोस्ट सुटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको टिक करके इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एंड इसकी वेटेज होगी 50 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क होगा ईच क्वेश्चन का। जितने आपके आंसर सही होंगे मल्टीप्लाई बाय 1 करके उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन 5 फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें क्या होगा, आपको 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन 5 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको एसे लिखना होगा अराउंड 150 वर्ड्स में। 5 टॉपिक होंगे, 5 टॉपिक होंगे, उसमें सिलेक्ट करके एक लिखना होगा। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 5 में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके लिखना होगा जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो कंटेंट की और वर्ड फ्लुएंसी अच्छी हो, उससे रिलेटेड वोकैबलरी की आपको नॉलेज है। तो आप वही टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि आपसे फैमिलियर टॉपिक हो। इसकी वेटेज होगी आपकी 8 मार्क्स, यानी कि 8 जो है 8 नंबर में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपने कैसा कंटेंट लिखा है, प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वोकैबलरी अच्छी यूज़ की है और क्या इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे 8 में से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शंस। इसमें क्या होगा, आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से किसी 2 पर आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन देनी होगी। स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। 4 मार्क्स होंगे ईच पॉइंट के और टोटल 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो 2 × 4 = 8, यानी कि टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है और हर पॉइंट के लिए 4 मार्क मिलेंगे। हाँ, जो इसमें 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 में से आपको नंबर दिए जाएंगे आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। बोथ द एक्सप्लेनेशन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रोज एंड पोएम ऑफ योर बुक रेनबो पार्ट 2। और ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन जो है आपको दोनों ही एक्सप्लेनेशन आपकी रेनबो पार्ट 2 बुक की प्रोज या पोइट्री में से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आइदर एप्लीकेशन और लेटर। इसमें आपको जो है या तो एप्लीकेशन या फिर लेटर, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। इसमें मे बी मोस्ट हो सकता है कि 2 ऑप्शंस आपको मिले, 2 या 3 ऑप्शन, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने को आएगा, वो आपको लिखना होगा जिसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स। 5 जो है स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, इसमें से आपने का कंटेंट कितना अप्रोप्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 5 में से नंबर मिल जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आंसर एनी 5 इन अबाउट 40 वर्ड्स आउट ऑफ द गिवन 10 ऑप्शंस। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज यानी क्वेश्चन 5th के हर पार्ट की वेटेज होगी 2 मार्क्स, यानी कि 5 × 2 = 10 मार्क्स, यानी कि 5 पॉइंट और 2 मार्क्स फॉर ईच। उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा ये। एंड ऑल द 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रोज एंड पोएम ऑफ योर बुक रेनबो पार्ट 2, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5th में सभी 10 क्वेश्चन जो हैं आपको रेनबो पार्ट 2 बुक के प्रोज या पोइट्री सेक्शन से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें होगा, आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 वर्ड्स टू 120 वर्ड्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ओके, इसमें क्या होगा, आपको
कि कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से जो है कुल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 100 से 120 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। बेसिकली ये लॉन्ग आंसर में आपका आएगा। तो 5 मार्क्स वेटेज होगी हर पार्ट की, और टोटल 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 × 5 इक्वल्स टू 15 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन के मार्क्स अलॉट होंगे 15, और 15 में से आपके कंटेंट के अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 5 में से जितना आपने अच्छा कंटेंट प्रेजेंट किया होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 100 से 120 वर्ड्स में, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट अ समरी आउट ऑफ द गिवन 3 प्रोज, यानी कि 3 प्रोज दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक की समरी लिखनी होगी। समरी में होगा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना होगा चैप्टर के बारे में, आपने चैप्टर में क्या पढ़ा, अगर कोई स्टोरी है तो उससे आपको क्या नॉलेज मिली, कैरेक्टर्स के बारे में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और सेंट्रली किसके इर्द गिर्द जो है पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली पूरे चैप्टर को पढ़ के आपको जो भी चीज़ समझ में आई वो सब कुछ इसमें आपको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करना होगा। इसमें बी पार्ट होगा राइट अ समरी आउट ऑफ द गिवन 3 पोइट्री। ओके, फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको प्रोज के बेसिस पे करना था। सेकंड पॉइंट में है इसमें पोइट्री के बेसिस पे आपको उसकी समरी प्रोवाइड करनी होगी। सी डी एंड ई ऑप्शन विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें जो सी डी और ई ऑप्शन जो है वो पूछे जाएंगे आपकी जो स्टोरी बुक है इंग्लिश की उसमें से। नेक्स्ट जो है एफ पार्ट जो है इसमें आ सकता है आपका मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन लिस्ट ए विद द एप्रोप्रिएट टाइटल फ्रॉम लिस्ट बी। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग पैटर्न में आ सकता है। इसमें 2 लिस्ट आपके पास आएंगी, वर्टिकली 2 आपके पास कॉलम्स मिलेंगे आपको, और उसमें जो है मैच करना होगा पोएम का एप्रोप्रिएट टाइटल के साथ। यानी कि इसमें क्या है, या तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी और ये मेंशन करना होगा कि ये किस पोएम से लिया गया है, या फिर इसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पोएम का नेम लिख दे और आपको राइटर का नाम बताना हो, इस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी, इसी का 6 का जी पार्ट, ट्रांसलेट एनी 5 आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 सेंटेंस। इसमें 7 सेंटेंस आपको मिलेंगे, उसमें से बी इंटरनली जो है चॉइस है, कोई 5 जो है उनको ट्रांसलेट करके लिखना होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 6 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन 6 हमने डिस्कस किया पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या होगा, आंसर आइदर ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड प्रेसाइज। इसमें आपको पैसेज या प्रेसाइज दिया जाएगा, उसको बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे। जैसे कि आपका अनसीन पैसेजेस होते हैं जिसमें पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। पैसेज के लिए भी एक वीडियो ड्रीम क्लासेस पे प्रोवाइड की गई है, उसके बेसिस पे आपको हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके से पैसेज को हमें डील करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, वो भी कम टाइम में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको पैसेज को सॉल्व करने में एग्ज़ाम में। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न। हमने 7 क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस किया कि 100 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। गेस्ट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि या तो इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चले अपने रजिस्टर में, या फिर ध्यान से इनको सुने ज़रूर, और वीडियो को आप पॉज कर करके भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर जिन लोगों को जल्दी नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी से डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि माइंड यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस बनाती है। रेस्टलेस का अर्थ है कि ऐसी चीज़ जो कि हमेशा बेचैन रहती है, कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो किस वजह से हमेशा बेचैन रहता है और कभी रिलैक्स नहीं हो पाता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे माइंड को रेस्टलेस यानी कि बेचैन बनाती है। तो इसका आंसर है, गांधी सेज दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाई। यानी कि इसमें गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड यानी कि एक जो है बेचैन पक्षी इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा इसे मिलता जाता है उतनी ही इसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। जैसे हमारी एक इच्छा की पूर्ति होती है तो हमें दूसरी इच्छा तभी जागृत हो जाती है कि आज हमारी ये इच्छा पूरी हुई तो हमें ये भी चाहिए। एज इन स्टूडेंट लाइफ में भी अगर हम देखते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से या कहीं से भी कोई एक चीज़ मिल जाती है तो कल ही सडनली या फिर उस थोड़े टाइम बाद ही हमारी नई डिमांड अराइज हो जाती है कि अब हमें ये चाहिए। तो ऐसे ही हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, जो भी चीज़ें हमें मिलती जाती है तभी हमारी नई वांट्स जो है जागृत हो जाती है कि अब हमें ये चाहिए, एंड स्टिल
स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाई, और हमारी वांट्स पूरी होती जाती है तब भी ये अनसेटिस्फाई रहता है, पूरी तरीके से जो है निश्चिंत नहीं होता, जो है ये हमें बेचैन करे रखती है हमारी ज़रूरतें। आर अनब्राइडल्ड पैशंस मेक द माइंड रेस्टलेस, तो हमारी अनब्राइडल्ड यानी कि नॉन कंट्रोल या फिर एक्सट्रीम, या हिंदी में इसको हम निरंकुश या बेलगाम भी कह सकते हैं। हमारी अनब्राइडल है यानी कि ऐसी जो पैशंस है, पैशंस यानी कि हमारा जुनून, हमारे अनब्राइडल पैशंस जो हैं हमारे माइंड को रेस्टलेस बनाए रखती हैं, बेचैन बनाए रखती हैं, और इसीलिए गांधी जी ने हमारे माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड कहा है। कुछ इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको देखने को मिले हैं उसका मतलब मैं बता देती हूँ। रेस्टलेस का मतलब है अनेबल टू रिलैक्स यानी कि बेचैन रहना। अनब्राइडल का मतलब है नॉन कंट्रोल, निरंकुश या बेलगाम होना। और पैशंस है जुनून यानी कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। गांधी जी के अनुसार जो सिविलाइजेशन यानी कि हमारी जो सभ्यता, सॉरी गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि जो हमारी सभ्यता है रियल सेंस में क्या है। इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बोला हुआ है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन। डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर कोई काम करना, एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन यानी कि स्वैच्छिक रूप से किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना ऑफ वांट्स। तो रियल सेंस में हम बात करें तो सिविलाइजेशन है डेलिब्रेट और वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शंस हमारी वांट्स यानी कि हमारी ज़रूरतों पर। दिस अलोन इंक्रीज एंड गिव्स कंटेंटमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। तो यही एक अकेली चीज़ है जो कि हमें संतोष प्रोवाइड करती है और असल रूप से हमें खुशी प्रोवाइड करती है, और कैपेसिटी फॉर सर्विस यानी कि अपनी बेसिस पे हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकें, औरों की मदद कर सकें। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष। तो इस सर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हमने जाने। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन यानी कि स्वैच्छिक रूप से प्रतिबंध, और कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष। तो रियल सेंस में सिविलाइजेशन में कुछ डेलिब्रेट और वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारी वांट्स को लेकर, तो ये अकेले ही इंक्रीज़ करते हैं हमारी कंटेनमेंट और रियल हैप्पीनेस को एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। आई होप समझ आ गया होगा आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि ऑथर के अनुसार जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ऑथर है वो मानता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है वो है वर्शिप ऑफ मटेरियल। जैसे कि हम सब भी देखते हैं आजकल हमारा जो हमारी सभ्यता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, लोगों में मार धाड़ मची रहती है मटेरियलिस्टिक के लिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में, उनकी लाइफ में सभी लग्जरी सुविधाएं हैं, तो लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है कि सब मटेरियल्स पर बेस्ड है। लोगों में फीलिंग्स जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है या मॉरल वैल्यूज़ अगर हम जाने तो वो चीज़ें जो है कम होती जा रही हैं। बच्चों में भी आजकल हम देखने को मिलते हैं मॉरल वैल्यूज़ कम होती जा रही है, क्योंकि हर जगह जो है मटेरियल को पूजा जा रहा है। मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है लोगों की आपस में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स कम हो गई है। सब अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सबको अपने घर में सभी सुविधाएं चाहिए, सभी मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, ये चीज़ जो है हमारे अंदर ब्रूट की वर्शिप को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। क्वेश्चन जो हमारा एक चैप्टर है इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का, उसमें जो है जाकिर हुसैन जी की स्पीच के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस ओकेजन पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच डिलीवर की। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ओथ सेरेमनी एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ओथ सेरेमनी यानी कि जब प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेता है तो उस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने अपनी जो है स्पीच दी है 1967 में इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे इमोशंस बाहर आ जाना और इंसान की ऐसी कंडीशंस हो जाना कि जैसे कई बार हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि एकदम से रोना आ जाता है, तो एक ऐसी ये कंडीशन है। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए थे, बहुत सारे इमोशंस एक साथ बाहर आ गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड तब हुए थे जब उनके लोगों ने उनकी तरफ पूरा ट्रस्ट दिखाया, उन पर विश्वास दिखाया और उन्हें जो है हाईएस्ट पोजीशन के लिए इलेक्ट किया गया। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ओथ डिड द डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने क्या ओथ ली। ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी ओथ यानी कि शपथ ली कि वो हमारा भारत का जो संविधान है उसके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे उसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। अब उन्होंने अपने प्रति क्या प्लेज ली, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। ही प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इंडिया स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। उन्होंने अपने आप से प्लेज ली, अपने यानी कि अपने आप से वादा करना, अपने आप के लिए शपथ लेना कि वो इंडिया की स्ट्रेंथ के लिए हमेशा काम करेंगे और इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, कि इंडिया की जिससे हर वक्त इंडिया के लोगों का भला हो, बढ़ोतरी हो, हमारा जो देश है इंडिया वो आगे जाए। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यहाँ के लोगों का भला हो, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, और बिना किसी भेदभाव के, किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी तरीके का कास्ट को लेके, कलर को लेके या क्रीड को लेकर कोई भेदभाव ना किया जाए उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। इसमें नरेटर की फैमिली से कौन इससे मिलने आने वाला था। नानू काका वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। नानू काका जो है नरेटर की फैमिली से उससे मिलने आने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर एंड विद होम। नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए किसके साथ गए और कहाँ गए। वेयर मीन्स कहाँ और विद होम किसके साथ। नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक एरिया जो था वहाँ पे वो गए टू मीट द मिनिस्टर से मिलने के लिए, विद हिज नेफ्यू यानी कि अपने भतीजे के साथ जिसका नाम था मनोहर मलगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को किस प्रकार इम्प्रेस किया यानी कि उसे खुश किया। नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम बाय इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज अ जमींदार एंड अ बॉसम फ्रेंड ऑफ द एम्बेसडर हजरत बरकत अली। नानू काका ने इम्प्रेस किया सोहनलाल रतिराम को इंट्रोड्यूस करके, अपने आप को किस रूप में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, एज अ जमींदार एंड अ बॉसम फ्रेंड, ज़मींदार के रूप में, और उसने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ एम्बेसडर हज़रत अली का। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रो। यानी कि मार्टिन लूथर ने निग्रोस की लाइफ के बारे में क्या कहा गया है। ही सेज दैट द लाइफ ऑफ निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिप्ड विद द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन अमेरिका। इसमें वो कहना चाह रहा है कि उन्होंने कहा है कि लाइफ जो निगरों के लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरीके से क्रिपल्ड है, बहुत बुरी तरीके से जो है दबी हुई, बहुत भयावह स्थिति, बहुत बुरी स्थिति में है बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मैनिकल्स यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि किसी तरीके हथकड़ी के रूप में इसका वर्ड का यूज़ किया जाता है। मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, हथकड़ियों के रूप में उन्हें जो है बांध के रखा गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया है। जो आम लोगों से सेग्रीगेट यानी कि पृथक्करण करना, अलग कर दिया गया है। जैसे आम लोगों को, आम जनता को जो अधिकार मिलते हैं उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाते, उन्हें अलग कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से कि उन्हें के पास कोई हक या अधिकार नहीं है। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ जो है विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, उनके जो है
कास्ट, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे उन लोगों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी इन अमेरिका, और अभी भी जो है निग्रो प्रजाति के लोग हैं लोनली आइसलैंड यानी कि एक अकेली प्रदेश में जो सबसे अलग है ऑफ पॉवर्टी इन अमेरिका, अमेरिका के एक पॉवर्टी स्ट्राइवन जगह पे जहाँ पे जो वो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी से और अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है उन्हें। तो ऐसी उनकी स्थिति है, मार्टिन लूथर ने बताया है निग्रोज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज देयर प्लेज, उनकी प्लेज क्या थी। देयर प्लेज इज डेट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड ऑन द वे ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उनकी प्लेज थी कि वो हमेशा जो है आगे रहकर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे फॉर द वे ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो आज़ादी की जीत के लिए वो हमेशा आगे रहकर बढ़ चढ़कर लोगों को फ्रीडम दिलवाने में भाग लेंगे और उनका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, उनको पूरी तरीके से जो है बेनिफिट उनकी जो है ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं मिल सके ताकि। व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दूज आउटसाइड आवर अहेड, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है उन लोगों के प्रति जो कि बाहर के लोग होते हैं या उनके प्रति। आर एटीट्यूड टुवार्ड दूज आउटसाइड और अहेड इज़ फेरोशियस एज दूज ऑफ एनी एनिमल, हमारा जो एटीट्यूड है उनके प्रति बहुत ज़्यादा फेरोशियस होता है। फेरोशियस यानी कि क्रूर एटीट्यूड, यानी कि एग्रेसिव या वायलेंट एटीट्यूड होना, जैसे कि किसी जानवर के प्रति व्यवहार करा जा रहा हो, जानवरों की तरह हम लोग उन्हें ट्रीट करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये बात देखा जाए तो गलत है, क्योंकि इंसान हो चाहे जानवर हो सभी के बराबर हक है, हमें किसी जानवर को भी प्रताड़ित करने का किसी तरीके से कोई हक नहीं है। तो इन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार करते थे, उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं जो लोग हमारे लिए आउटसाइडर्स होते हैं। डिड लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि क्या भाषा का इंसान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। येस, लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, येस लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है इंसान के डेवलपमेंट में। इट एनेबल ह्यूमन बींग्स टू हैंड आर डिस्कवरी एंड इन्वेंशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, लैंग्वेज ही है जिसके माध्यम से हम बोल कर या लिख कर अपनी जो वेरियस इन्वेंशंस और डिस्कवरी जो कि नई नई खोज होती रहती हैं उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा पाते हैं, और वो जो है सुरक्षित रखी जा सकती है, उनका जो भी फॉर्मूला आइडिया जो भी उनका जिस पर वो बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, क्या हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हम लोगों के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली रहें। तो इसका आंसर होगा येस, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, येस हमारी सभ्यता जो है हमें सिखाती है कि हम लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहें, भाईचारे का व्यवहार रखें। इट हैज़ टॉट अस टू बी कॉपरेट वन अनदर इन एवरी नीड ऑफ लाइफ, ये हमें सिखाती है हमारी सभ्यता कि हम जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें उनकी ज़रूरत के समय में, और लाइफ की हर सिचुएशन में जो है हर सिचुएशन में हर तरीके की ज़रूरत में मिलजुल कर आपस में रहें और औरों की मदद करें। वेयर डिड सेबी लिव, सेबी जो है एक चैप्टर है हमारा, मे बी द चैप्टर नेम इज़ द आर्टिस्ट, अगर मैं सही हूँ तो उस चैप्टर में सेबी नाम का एक बच्चा है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ रहता है, तो वो हार्बर टाउन में जापान में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड गार्ड, क्यूरियो डीलर ने कॉन्फिस्केटेड गार्ड के लिए क्या अमाउंट जो है पे किया। कॉन्फिस्केटेड गार्ड होता है किसी कॉन्फिस्केटेड होता है जब्त कर लेना, और गार्ड जो है एक तरीके का फ्रूट या वेजिटेबल है जापान का। तो क्यूरियो डीलर ने जो है 50 येन, येन है जापान की करेंसी, 50 येन अमाउंट जो है पे किया कॉन्फिस्केटेड गार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड, सेबी जो बच्चा था जब उसे फोर्स किया गया कि वो गिव अप कर दे यानी कि गार्ड्स को कलेक्ट करना बंद कर दे, तो उसने क्या किया बच्चे ने। व्हेन सेबी वॉज फोर्स टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड ही बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग पिक्चर, जब उसे बहुत बुरी तरीके से दबाव डाला गया कि हाँ अब तो गार्ड कलेक्ट नहीं करना, हर तरीके से उसके पेरेंट्स के द्वारा टीचर्स के द्वारा सब जगह से जब उसे दबाव बढ़ा तो उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर पे वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। उसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी जो है हेंस का बिजनेस है उससे क्या समझता था। बेंजी अंडरस्टूड दैट द हेंस एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स। उसे लगता था कि एग्स को जो बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि एग्स जो है हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनके एग्स को बेचकर हम जो है उनसे बिजनेस कर सकते हैं। उसका मानना था कि एग्स जो हेंस हैं उनका रोल सिर्फ यही है कि वो हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं, तो दैट्स वाई वो हमारे लिए काम की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर से, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। इस पर भी वीडियो बनाई गई है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। इसमें बोला है कि क्या सुपरस्टिशन यानी कि जो है अंधविश्वास या रूढ़िवाद अवधारणा एसोसिएटेड है विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े खरीदने से संबंधित, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब यहाँ पर एक बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो बेबी के बर्थ होने से पहले उसके लिए नए कपड़े या नए इंस्ट्रूमेंट या गेम्स या टॉयज़ वगैरह ख़रीदना जो है वो लोग बुरा मानते हैं, सुपरस्टिशन मानते हैं कि अंधविश्वास की इससे कुछ गलत होगा। तो इसके बारे में बात करनी है। वो लोग मानते हैं कि बैड लक इज़ द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। वो लोग मानते हैं कि अगर किसी बच्चे के पैदा होने से पहले हम उसके लिए नए कपड़े, नए खिलौने या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी उससे संबंधित सामान अगर हम खरीद के रखते हैं पहले से, तो वो एक बैड लक का साइन होता है, जो कि बेसिकली सिर्फ एक अंधविश्वास की धारणा है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव इज़ द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप। लोमोव के अकॉर्डिंग जो है लीप का सबसे मेन डिफेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू लोमोव द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप इज़ डैट एज अ पग जेविड डॉग। तो उसके अनुसार जो लीप का मेन डिफेक्ट है वो है पग जेविड डॉग। पग यानी कि जो है एक मॉन्की के लिए यूज़ किया जा सकता है ये वर्ड, एंड जेविड मीन्स जेविड जो है किसी पर्टिकुलर प्रजाति का जानवर। तो लीप का मेन डिफेक्ट है कि वो इज़ अ पग जेविड डॉग। ओके, आई होप चैप्टर समझ आया होगा आपको। सॉरी, क्वेश्चंस जो हमने गेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।